आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और लर्न फिजिक्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड 12th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनमें से पूछे जाने वाले नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन में से पूछे जाने वाले जो कुछ भी क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नीट 2013 से लेकर नीट 2023 तक के जो कुछ भी ईयर वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एनालिसिस है। आप यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि 2018 तक इस चैप्टर में से रफली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 2019 से लेकर 2023 के बीच में यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस 2 हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर को भले ही आप बोर्ड के मुताबिक अवॉइड करते हो, लेकिन अगर आप नीट के मुताबिक इसे देखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैं आपको नीट का सिलेबस यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि नीट के सिलेबस में किस तरह से यूनिट्स का डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिए यूनिट, तो ये आपका चैप्टर क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि इनमें से जो कुछ भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज दूसरे किसी भी चैप्टर के साथ शेयर नहीं होंगे। और इनमें से पूछे जाने वाले एमसीक्यूज कितने हैं, यहां से पूछे जाते हैं टोटल 2 एमसीक्यूज। तो यहां से 2 एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा या तो डिटेल में कोई हार्ड कैलकुलेशन भी तो नहीं आती है, फिर भी इनमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए प्रिपेयर करना भी इजी है और इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज पूछे तो जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर का डिवीजन किस तरह से है और ये 2 एमसीक्यूज चैप्टर के टॉपिक में से किस तरह से पूछे जाते हैं। तो खास यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इस चैप्टर के अंदर टोटल मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट में से 2 अलग अलग पार्ट में इस तरह से आपको सामने रख के समझा रहा हूं। तो सबसे पहला पार्ट बनता है यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिनका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 d phi E अपॉन dt, जो कि कैपेसिटर के लिए आप यहाँ पे ये बात समझते हैं कि कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लागू होता है तो उनके बीच में क्या तैयार होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इनके ऊपर से हम क्या याद रखते थे कि ऑलवेज किसी भी सर्किट में सर्किट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इक्वल। तो IC आपके लिए क्या है, सर्किट करंट, और ID आपके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये ऑलवेज किसी भी सर्किट के लिए क्या होते हैं, इक्वल। तो इस चैप्टर का ये आपका पहला टॉपिक है कि जिनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके साथ दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके अंदर से आपको क्या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है उस प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, या तो यू कहिए एनर्जी डेंसिटी जिसे हम कहते हैं रो E या फिर रो B। ये आपके लिए क्या है, एनर्जी डेंसिटी। ये आपके लिए क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, C इज इक्वल्स टू
ई नोट अपॉन बी नोट, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या तो यूं कहिए उनकी मैक्सिमम वैल्यूएशन, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट या तो यूं कहिए मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इन दोनों के रेशियो से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जो सभी टर्म्स है वो किन में इंक्लूड होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। तो इन दोनों पोर्शंस को या तो यूं कहिए इन दोनों टॉपिक को अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये बनता है आपके लिए एक पार्ट, मतलब कि ये आपका क्या है, एक फर्स्ट पार्ट। एक एमसीक्यू इन दोनों में से किसी एक टॉपिक में से पूछा जाता है, ये आपके चैप्टर का पहला पार्ट है। अब चैप्टर का दूसरा पार्ट देखते हैं। चैप्टर के दूसरे पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ये आपके चैप्टर का क्या है, दूसरा पार्ट। तो इस लेक्चर में हम जिस किसी भी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं वो किन में से पूछे गए क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में से पूछे गए क्वेश्चंस है। अगर आपको पहले पार्ट के एमसीक्यूज को समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप चैनल के ऊपर आइए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट को चेक करिए जिनके अंदर से भी आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या तो वो आपको खुद ब खुद वीडियो ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के ऊपर से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो एक बात तो ये कि इस पूरे स्पेक्ट्रम का ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर मतलब कि अगर आप इसे असेंडिंग वेवलेंथ के रूप में याद रखिए या तो आप इसे डिसेंडिंग वेवलेंथ के रूप में याद रखिए, मतलब कि या तो वेवलेंथ इंक्रीज हो उस तरह से याद रखिए या तो वेवलेंथ डिक्रीज हो उस तरह से याद रखिए, क्योंकि यहां से पूछे गए कई सारे क्वेश्चन तो सिर्फ ऐसे है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेडिएशन या फिर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, या तो सिर्फ इस तरह से पूछा गया है कि दिए गए सभी वेव्स को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का ऑर्डर पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम के कुछ एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ इनका, कि मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है एक्सरेज, तो एक्सरेज की एप्लीकेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि वो मेडिकल फील्ड में आपके लिए बेनिफिशियरी है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो ये है कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में है और किसी भी मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो साइज होती है वो भी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ मैच होती है, मतलब कि डायमेंशन ऑफ मटेरियल्स या तो यूं कहिए एटॉमिक डायमेंशन ऑफ मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आर इक्वल। तो उनकी वजह से आपको वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सरेज की वजह से किसी भी मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम की आपको एप्लीकेशन तो पता होनी चाहिए, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन, स्पेशल एप्लीकेशन, मतलब कि उनके लिए जो खास उनकी आइडेंटिटी है वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि हर एक पोर्शन की अपनी अपनी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, तो वो आपको आइडेंटिटी उनकी पता होनी चाहिए कि मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेज है तो हमें पता है कि वो ओजोन के साथ जुड़ते हैं, उसी तरह से इंफ्रारेड है तो हमें पता है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके साथ CO2 गैस का नाम जुड़ जाता है। तो ये सब कुछ जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे कंपेरेबली अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि ईच एंड एवरी ईयर में 2 MCQs पूछे जाते हैं। आपके सामने यहाँ पे चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनमें से अभी हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस को। दूसरे पार्ट के वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को।
उनके अंदर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसे नोट डाउन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे रेडियो वेव से शुरू करते हुए गामा रेज तक पूरा ऑर्डर दिखाया हुआ है। इस ऑर्डर में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ की जो वैल्यूएशन है वो इस रीजन पे, मतलब रेडियो वेव्स के पास लेम्बडा क्या है, लॉन्गर। रेडियो वेव्स के पास लेम्बडा क्या है, लॉन्गर। एंड गामा रेस के पास लेम्बडा क्या है, शॉर्टर। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं कि ये पूरा स्पेक्ट्रम वेवलेंथ के केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब कि अगर आप यहां पे लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या है आपके लिए, डिक्रीज। उसी तरह से अगर आप ये समझे कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन लेम्बडा। तो अगर लेम्बडा आपके लिए डिक्रीज हो रही है तो उनका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कि लेफ्ट टू राइट मूव होने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इंक्रीज। ये आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल बहुत ही कम है, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल बहुत ही क्या है, ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज। उसी तरह से अगर आप एनर्जी को याद करिए, E इज इक्वल्स टू HF, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल या तो कंपेरेबल। मतलब लेफ्ट टू राइट मूव होने से एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अलग अलग वेव्स को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आपको उसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये याद में रखनी है कि जो विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं कि विबग्योर मतलब कि 7 अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम विजिबल के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम या तो यूं कहिए कौन सा कलर किस एंड पे आएगा और किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, किन की कम होगी, ये भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ इस तरह से है, VI, BG, YOR, विबग्योर। लेकिन विबग्योर लिखना किस तरह से है आपको, विबग्योर लिखना है आपको राइट टू लेफ्ट। अब ऐसा मैंने आपको क्यों कहा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंफ्रारेड, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, हम लिखते हैं IR, लेकिन इंफ्रा का मतलब क्या होता है, इंफ्रा मतलब लेस। इंफ्रा का मतलब क्या होगा, लेस। उसी तरह से यहां पे हम लिखते हैं अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट मतलब UV। तो अल्ट्रा का मतलब क्या होगा, अल्ट्रा का मतलब होगा मोर, अल्ट्रा का मतलब होगा मोर या तो ज्यादा। तो यहां पे आप ये कहते हैं कि इंफ्रारेड मतलब कि रेड की कंपैरिजन में क्या, लेस। उसी तरह से अल्ट्रा वायोलेट में क्या आप लिखते हैं, अल्ट्रा वायोलेट मतलब कि वायोलेट की कंपैरिजन में क्या, ज्यादा। तो इनका मतलब क्या है, अब देखिए आप यहां पे रेडियो वेव से लेकर गामा रेस की ओर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहां पे इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी होती है इंक्रीज। मतलब कि इंफ्रारेड के लिए फ्रीक्वेंसी रेड की कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी लेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो रेड के लेफ्ट में कौन आएगा, इंफ्रारेड। मतलब कि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी रेड की कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। इसलिए इंफ्रारेड को क्या कहा जाता है, IR। मतलब कि रेड की कंपैरिजन में जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस है ऐसा रेडिएशन। तो IR के नजदीक कौन आएगा, रेड। उसी तरह से वायोलेट के राइट साइड में कौन आएगा, UV। मतलब कि UV के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो वायोलेट की कंपैरिजन में क्या है, मोर मतलब कि अल्ट्रा या तो यूं कहिए ज्यादा है। तो ये आपको इन दोनों के नाम के ऊपर से याद रखना है, क्योंकि विजिबल के दोनों एंड के ऊपर आपके विजिबल के दो कलर्स, वायोलेट और दूसरा कलर रेड, उनके नाम के ऊपर से बनने वाले ही पोर्शंस दिए गए हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेड के पास वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर। रेड के पास वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर। उसी तरह से वायोलेट के पास वेवलेंथ क्या होगी,
शॉर्टर, तो ये आपको वेवलेंथ का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। दूसरी बात कि रेड के पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी लेस, लेकिन वायोलेट के पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि उनके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर। तो इस तरह से आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जहां पे आपको कलर के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा आपको यहाँ पे खास ध्यान में रखना है एक्सरेज के बारे में 2-3 बातें, कि एक्सरेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम की रेंज में। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 10⁻⁻10 मीटर, और यही क्या है, डायमेंशन ऑफ एटम, मतलब कि यही डायमेंशन किन के साथ कंपेरेबल होते हैं, एटम के साथ। तो एटम का डायमेंशन, एक्सरे की वेवलेंथ, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कंपेरेबल। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम किसी भी मटेरियल की क्या निकालें, डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें उस मटेरियल की क्या मिल सकती है, पैटर्न मिल सकती है, या तो यूं कहिए उस मटेरियल का स्ट्रक्चर पता चल सकता है। तो ये आपका एमसीक्यू है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेडिएशन और विच वेव इज एप्लीकेबल टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्सरे। दूसरी बात आप एक्सरेज के लिए ये याद रखिए कि एक्सरेज की जो एनर्जी है वो किन में है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू पूछा गया है कि एक्सरे की एनर्जी कौन सी रेंज में आती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि अल्ट्रावायोलेट, हम जानते हैं O3 ओजोन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, लेकिन खास आप ध्यान में रखिए कि अल्ट्रावायोलेट के अंदर अपने 3 पार्ट है, अल्ट्रावायोलेट A, अल्ट्रावायोलेट B, अल्ट्रावायोलेट C। उनमें से अल्ट्रावायोलेट A मतलब UVA वो एटमॉस्फेयर में से पास हो जाता है, लेकिन UVB एंड UVC वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, ब्लॉक। इस वजह से ये दोनों पास नहीं हो पाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आगे देखना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वेवलेंथ इज ब्लॉक बाय ओजोन लेयर। तो उनमें से आपको अल्ट्रावायोलेट के अंदर पर्टिकुलर पोर्शन को चूज करना पड़ेगा। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने जो आपको रिवीजन करवाया, ओवरव्यू दिखाया, वो आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस को 1 बाय 1। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही क्वेश्चन आया। तो यहां पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किनके पास लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑन द स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमने जो स्पेक्ट्रम लिया था उनमें क्या था, लेफ्ट में थे रेडियो वेव्स और राइट में क्या थे, गामा वेव्स। तो उनके मुताबिक जो लेफ्ट में होगा उनके लिए वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने का मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच होगा, रेडियो वेव। आपका वही ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगेन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आया, मतलब कि क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम में कहाँ पे होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके 2 ऑप्शंस देखिए, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। मतलब कि ये दोनों किन में से बिलोंग करते हैं, विजिबल में से। तो गामा रेज तो नहीं आएगा, एक्स रेज भी नहीं आएगा। तो हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब कि उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी उनकी होगी लेस। तो याद करिए विबग्योर को, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लेफ्ट में लिखा था IR, राइट में लिखा था UV, और यहाँ पे IR के ऊपर से यहाँ पे लिखा था विजिबल में रेड, और वायोलेट के ऊपर से विजिबल में लिखा था हमने V। ये आपके लिए क्या था, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अगर आप यहाँ पे विबग्योर के मुताबिक VIBG
YOR इस तरह से लिखते हैं तो किनके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ब्लू या तो रेड। तो हमें पता है कि आंसर हमारा क्या रहेगा, रेड, जो कि हमने आगे ऑलरेडी नोटिफाई किया था। तो आपका आंसर क्या बनेगा, रेड, कि जिनके पास वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच इन डेप्थ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मैटर इज ऑब्टेन। ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी टर्म में बताया था कि वो कौन सा रेडिएशन है कि जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक्सरेज। अब यहाँ पे 2-3 एमसीक्यू में आपको कंपेयर करवा के समझाना चाहता हूँ कि एक्सरे के लिए हमने वेवलेंथ क्या कही थी, एक्सरेज के लिए वेवलेंथ हमने कही थी समथिंग, या तो यूँ कहिए ना कि एक्सरे के लिए आप यूँ लिखिए लैम्बडा इज इक्वल्स टू समथिंग एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह से अगर हम बात करें बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, बोहर्स इक्वेशन, तो बोहर्स इक्वेशन में nth ऑर्बिट की रेडियाई, मतलब कि किसी भी एटम के लिए जो उनका डायमेंशन होगा वो किनके ऊपर से जस्टिफाई किया जाएगा, उनकी रेडियाई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, उनकी nth ऑर्बिट की रेडियाई के ऊपर से। और उनका इक्वेशन क्या था, 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरह से उनका इक्वेशन था। तो देखिए यहाँ पे 0.53 और फैक्टर कौन सा है, एंगस्ट्रॉम। तो यही बात आपको साबित करके ये समझाना चाहती है कि जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप डायमेंशन देखते हैं एंगस्ट्रॉम का, और वही वेवलेंथ आप कहाँ पे देखते हैं, एक्सरेज के साथ। तो एक्सरेज किन के लिए आपको हेल्प करेंगे, किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पहचानने के लिए। लेकिन खास ध्यान में रखिए कि वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ड्यू टू विच structure can be determined। वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है कि जिनकी वजह से स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो पाएगा। तो वो प्रोसेस है आपके लिए डिफ्रैक्शन। ये आपको खास ध्यान में रखना है। अब इनकी प्रूफ या तो इनकी जो साबित है वो आपने कहाँ पे देखी है, तो सिंपल सी बात है, आपका जो वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में आप डिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन लिखते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्लिट, मतलब कि स्लिट का जो डायमेंशन है वो किन के साथ इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। मतलब कि स्लिट का डायमेंशन आप मान लीजिए d और रेडिएशन की वेवलेंथ को मान लीजिए लैम्बडा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेरेबल आते हैं तो आपको कौन सी इवेंट मिलेगी, डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन के लिए क्या है, कंडीशन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक्सरे की वेवलेंथ और एटॉमिक डायमेंशन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कंपेरेबल। बिकॉज ऑफ दैट वो क्या देते हैं, डिफ्रैक्शन की इवेंट। और डिफ्रैक्शन की इवेंट की वजह से किसी भी मटेरियल का आपको क्या मिल सकता है, स्ट्रक्चर। तो आई होप कि अच्छी तरह से ये मल्टीपल एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। सिर्फ आपको ये एमसीक्यू कवर नहीं करना है, आपको यहाँ पे मैं जो एडिटिव एमसीक्यूज करवा रहा हूँ वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, ताकि आप एक ही एमसीक्यू में से मल्टीपल एमसीक्यूज को सोल्व करके अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच कंडीशन does a microwave oven cook food when the food contains more water molecules? मान लीजिए अगर आपके फूड के अंदर वाटर मोलिक्यूल्स का अमाउंट या तो प्रपोर्शन ज्यादा है, तो अगर आप उस फूड को माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं तो माइक्रोवेव ओवन किस प्रिंसिपल के मुताबिक उस फूड को कुक करता है। तो एक सीधा सा प्रिंसिपल है कि हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि जो H2O वाटर मॉलिक्यूल है उनका शेप क्या है, O, उनके साथ H और यहाँ पे भी H। तो हम ये जानते हैं कि O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड रिजिड नहीं है, इज लाइक अ स्प्रिंग है। जैसे स्प्रिंग वाइब्रेट होती रहती है ना, उसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्प्रिंग के मुताबिक क्या होता रहेगा, वाइब्रेट। मतलब कि ये बॉन्ड आपका क्या है, इज लाइक अ स्प्रिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन
और वाइब्रेशन होने की वजह से हर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ OH bond is equal to frequency of microwave radiation। अब इनका मतलब क्या हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी से आपका H2O मॉलिक्यूल के अंदर का OH बॉन्ड वाइब्रेट करता है उसे हम मान लीजिए नाम देते हैं F, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी किनकी, H2O मॉलिक्यूल की, वो एग्जैक्टली इक्वल है किनके साथ इक्वल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस। इन दोनों के फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, मैच। मतलब कि अगर आपके फूड के अंदर H2O मॉलिक्यूल है और उस H2O मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए FH2O कहते हैं और उस फूड के ऊपर इंसिडेंट होने वाले माइक्रोवेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है F माइक्रोवेव, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इनकी वजह से होगा क्या, इनकी वजह से जो इवेंट होगी उनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। उसे क्या कहा जाएगा, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का नाम आपने कई बार सुना हुआ है, जैसे कि आपने 12th में AC सर्किट में LCR रेजोनेंस देखा था। तो एक्चुअल में रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, रेजोनेंस का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का मैचिंग, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के मैचिंग के वजह से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये आपको रेजोनेंस की वजह से रिजल्ट मिलेगा कि इस वजह से जो माइक्रोवेव रेडिएशन उस फूड के ऊपर इंसिडेंट होंगे वो माइक्रोवेव रेडिएशन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसे दे देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, फूड के अंदर है। बिकॉज ऑफ दैट फूड उस हीट को गेन करते हुए क्या हो जाएगा, कुक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां पे आपको क्या वर्ड याद रखना है, रेजोनेंस। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि माइक्रोवेव ओवन किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी का मैच होना। बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस की वजह से एनर्जी का क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस में होता क्या है। तो रेजोनेंस में दो ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी के मैचिंग की वजह से एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। वही बात आप वहां पे LCR रेजोनेंस में देखते हैं कि या तो उस एक कंडीशन पे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, या तो उस एक फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। आपके सिलेबस में LCR सीरीज रेजोनेंस है, इस वजह से उस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती थी वहां पे, मिनिमम, और करंट की वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम। अगर आपको यहां पे लिस्ट करना हो तो मैं करवा देता हूं, AC LCR रेजोनेंस। तो वहां पे क्या होता था, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते थे F0, दैट वाज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि वहां पे क्या होता था, रेजिस्टेंस या तो यूं कहिए इंपीडेंस Z, वो हो जाता था मिनिमम, और उसी वक्त करंट क्या हो रहा था, मैक्सिमम। वो किन के लिए था, LCR सीरीज रेजोनेंस के लिए। लेकिन LCR पैरेलल रेजोनेंस में इनसे ऑपोजिट होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको याद में ये रखना है कि रेजोनेंस मतलब क्या, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या तो कुछ अच्छी बात। क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी तो रेजोनेंस देखते हैं ना, जिन केमिकल मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है वो केमिकली क्या होते हैं, स्टेबल, मतलब कि वो इजीली केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एक्चुअल में रेजोनेंस एक तरह से आपको क्या समझाता है, स्टेबिलिटी, या तो यूं कहिए एक टाइप की पॉजिटिविटी। तो चलिए, ये आपको मल्टीपल MCQs मैंने समझा दिए। अब हम यहाँ पे इसी MCQ में वापस लौटते हैं और इनके आंसर को जस्टिफाई करते हैं। तो हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए ऑप्शन है माइक्रोवेव आर हीट वेव्स। नहीं, हीट वेव्स नहीं है, क्योंकि हीट वेव्स कौन है, इंफ्रारेड। आगे एक MCQ भी आएगा कि इंफ्रारेड का दूसरा नाम क्या है, हीट वेव्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ट्रांसवर्स वेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन प्रोड्यूस हीट। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो हीट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हीट वेव का नाम ही क्या है, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हैज नो रिलेशनशिप। अरे भाई रिलेशनशिप है, इसी वजह से तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट बी द सेम एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मोलेक्यूल। यस, ये है हमारा आंसर। ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट इंफ्रारेड मतलब आपके लिए क्या है यहाँ पे, IR, फिर माइक्रोवेव, अल्ट्रावायोलेट UV एंड गामा रेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है। तो हम ऑलरेडी स्पेक्ट्रम जानते हैं, रेडियो से लेकर कहां तक, गामा तक। तो क्या है आपका ऑर्डर रेडियो से लेकर गामा तक का, तो यहां पे सबसे लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि देखिए यहां पे आपको वेवलेंथ के किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे लॉन्गर वेवलेंथ किन के पास आएगी, माइक्रोवेव के पास। तो यहां पे लेफ्ट में आएगा माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। देन आफ्टर क्या आएगा, IR, देन आफ्टर क्या आएगा, UV एंड देन आफ्टर क्या आएगा, गामा। तो ये आपके लिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज, वेवलेंथ होगी यहाँ पे डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर अल्ट्रा एंड गामा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी उनकी क्या होगी, मैक्सिमम। और वो यहाँ पे किस साइड पे आएगा, वो आएगा राइट साइड पे आएगा। किन के लिए, रेडियो से लेकर गामा। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, बट ऑब्वियस है सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किन की होगी, गामा की। अगर उसी तरह से पूछा जाएगा तो गामा के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी उनके लिए होगी मैक्सिमम। अगर एनर्जी की भी बात की जाए तो एनर्जी भी उनके लिए क्या होगी, मैक्सिमम। ये दोनों गामा के लिए क्या होगी, मैक्सिमम। दूसरी बात आप याद रखिए यहाँ पे कि जैसे आप न्यूक्लियाई चैप्टर में स्टडी करते थे, न्यूक्लियाई चैप्टर में, कि न्यूक्लियाई चैप्टर में आपने समझा था अल्फा, बीटा, गामा, तीनों रेडिएशन को समझा था। लेकिन उनमें से अल्फा एंड बीटा क्या थे, अल्फा एंड बीटा थे पार्टिकल, अल्फा एंड बीटा क्या थे, पार्टिकल। जबकि गामा क्या था, एक्चुअल में रेडिएशन। लेकिन इन तीनों की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी कौन से ऑर्डर में थी, इन तीनों की एनर्जी कौन से ऑर्डर में थी, याद रखिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻⁶ EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कौन से ऑर्डर में, मेगा के ऑर्डर में। तो अगर आपको कोई MCQ ऐसा भी पूछा जाता है कि गामा रेस की एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अल्फा एंड बीटा, उन दोनों की भी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे हमने कहा कि अल्फा और बीटा क्या है, पार्टिकल। तो पार्टिकल के पास एक्चुअल में क्या होती है, पार्टिकल के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जबकि गामा तो क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के पास कौन सी एनर्जी होगी, या तो E = hf या तो E = hc/λ। एक तरह से कौन सी एनर्जी, फोटोन वाली एनर्जी, मतलब कि रेडिएशन के पार्टिकल नेचर वाली एनर्जी। तो इन सभी बातों को छोटी छोटी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा और इन सभी बातों को नोट डाउन भी करना पड़ेगा, ताकि कोई भी MCQ अगर इनके साथ पूछा जाता है तो अच्छी तरह से आप सोल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Which wavelength containing radiation is blocked by the ozone layer? कि वो कौन सा ऐसा रेडिएशन है कि जिसे ओजोन लेयर ब्लॉक करता है। तो आप यहाँ पे इस MCQ को अच्छी तरह से समझिए कि हमने ऑर्डर जो लिखा था वहाँ पे IR, बाद में क्या आया था, विजिबल, और यहाँ पे क्या आया था, UV। अब विजिबल के लिए रफली हम वेवलेंथ क्या लिखते थे, विजिबल के लिए वेवलेंथ लिखते हैं 350 नैनोमीटर से लेकर
750 नैनोमीटर। ये विजिबल की वेवलेंथ का क्या है? ऑर्डर। और हम ये जानते हैं कि इस ऑर्डर में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज। मतलब कि विजिबल के इस एंड पे वेवलेंथ क्या आएगी? 750 नैनोमीटर, और विजिबल के इस एंड पे वेवलेंथ क्या आएगी? 350 नैनोमीटर। तो ये आपके लिए दोनों एंड बन गए। मतलब कि अगर आपको किन में एंटर होना है? अगर आपको एंटर होना है अल्ट्रावायोलेट रीजन में, मतलब कि आपकी वेवलेंथ 350 नैनोमीटर की कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? शॉर्टर होनी चाहिए। उनसे लॉन्गर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यू समझे कि आपको यू कहा जाता है कि लार्जर देन 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लार्जर देन 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर वो कहाँ पे आएगा? विजिबल के 750 और 350 के बीच में आएगा, मतलब कि उनकी साइड में आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से एग्जैक्ट 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी पॉसिबल नहीं है। इनका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों रीजन अल्ट्रावायोलेट ए में आएंगे, और आगे मैंने आपको अल्ट्रावायोलेट के स्पेक्ट्रम के अंदर UVA, UVB, UVC के लिए मैंने समझाया था कि UVA जो कि एटमॉस्फेयर में से क्या हो जाता है? पास। तो वो एटमॉस्फेयर में से पास हो जाता है। लेकिन ब्लॉक कौन होता है? UVB एंड UVC वो क्या होते हैं? ब्लॉक बाय एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं? ब्लॉक। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप यहाँ पे शार्प बात करते हैं 3 इंटू 10⁻⁷ या तो 3 इंटू 10⁻⁷ से थोड़ी सी लॉन्गर की, तो वो किन में बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे UVA में, और वो तो एटमॉस्फेयर में से क्या होता है? पास। तो यहाँ पे जितना आप कहाँ पे बढ़ेंगे? राइट की ओर। जितना आप कहाँ पे बढ़ेंगे? राइट की ओर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा UVA, देन आफ्टर होगा UVB और देन आफ्टर होगा UVC। तो ये जो पूरा रीजन है वो क्या है? 3 10⁻⁷ मीटर। इनकी कंपैरिजन में ये क्या है? लेस कंपेयर्ड टू इट। लेस, ये सभी क्या है? कंपेयर टू 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर के लेस में है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? ब्लॉक। तो आपका आंसर क्या रहेगा? लेस देन 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स-रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायोलेट रेज आर A, B, C, मतलब कि क्या आपको दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज। एक्स-रेज के लिए क्या दिया हुआ है? A, गामा के लिए क्या दिया हुआ है? B, और अल्ट्रावायोलेट के लिए क्या दिया हुआ है? C। देन रिस्पेक्टिवली देन, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है? अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? सभी में आपको A और B का रिलेशन दिया हुआ है, उसी तरह से सभी में B और C का रिलेशन दिया हुआ है। तो हम अपनी तरह से यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं कि एक्सरे और गामा की कंपैरिजन में किन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? गामा की। मतलब आप लिखेंगे B ग्रेटर देन A, या तो आप यूँ लिख सकते हैं कि A लेस देन B। इन दोनों में से कोई भी सही होगा। उसी तरह से गामा और अल्ट्रावायोलेट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? कि B ग्रेटर देन C, या तो आप यूँ कह सकते हैं कि C लेस देन B। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मैच होगा? A लेस देन B। ओके, A लेस देन B पहले में है, दूसरा है B ग्रेटर देन C। यस, A ऑप्शन होगा कि A लेस देन B, A लेस देन B, और दूसरा क्या है? B ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन C। मतलब इन दोनों को अरेंज किया गया है, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following have पॉजिटिव चार्ज? वो कौन सा है जिनके पास चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो बट ऑब्वियस है कि अल्फा पार्टिकल के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इनका रीजन क्या है? He2 या तो यू कहिए हीलियम न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन की वजह से चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। जबकि बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या है? नेगेटिव। और गामा और एक्सरे का चार्ज क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है? इट ब्लॉक्स अल्ट्रावायोलेट रेज। ऑप्शन क्या होगा? A।
लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आप ध्यान में रखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आप ध्यान में रखिए कि इनके लिए कौन सा गैस रीजनेबल है, इनके लिए रीजनेबल गैस है CO2। दूसरी बात कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ जुड़ने वाला रेडिएशन कौन सा है, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड का दूसरा नाम क्या है, हीट वेव। तो अगर आपको ये MCQ पूछा जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो यूं कहा जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रेडिएशन, और अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि हीट वेव्स, तो आप ये मत सोचिएगा कि हीट वेव्स रेडिएशन नहीं है। हीट वेव्स रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उनका दूसरा नाम एक्चुअल में क्या है, IR। ये आपको खास ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि हीट वेव का CO2 के साथ क्या रिलेशन है, तो CO2 के साथ उनका कुछ इस तरह से रिलेशन है कि आपकी जो सॉइल है, सॉइल, इनके ऊपर कुछ विजिबल रेज जो कि किन में से आते हैं, सन में से। विजिबल रेज किन में से आएंगे, सन में से। वो सॉइल के ऊपर इंसिडेंट होते हैं। मान लीजिए उनकी वेवलेंथ क्या है, λI, इंसिडेंट वेवलेंथ। लेकिन सॉइल के साथ टकराकर जो रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को हम कंसीडर करते हैं λR, जो कि क्या है आपके लिए, रिटर्न आने वाली वेवलेंथ। तो अगर हम इंसिडेंट वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ के रिलेशन के बारे में सोचे, तो रिलेशन कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि λ रिफ्लेक्टेड इज लॉन्गर देन λ इंसिडेंट, मतलब कि रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ थोड़ी सी क्या होगी, लॉन्गर होगी, और इंसिडेंट थोड़ी सी क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो इनका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टर वेवलेंथ मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, मतलब मोर एनर्जी, और लॉन्गर वेवलेंथ मतलब थोड़ी सी कम, मतलब लेस एनर्जी। तो इनकी वजह से होगा क्या कि जैसे ही आप ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो उनमें से जो रिफ्लेक्ट होती है उस एनर्जी के रेडिएशन के अंदर अमाउंट थोड़ा सा कम होगा। वो थोड़ा सा अमाउंट कहाँ पे चला जाता है, सोइल को वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो होता ये है कि CO2 गैस इस शॉर्टर वेवलेंथ या तो ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन वो लॉन्गर वेवलेंथ या तो थोड़ी सी कम एनर्जी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि एक्चुअल में कौन सा होता है, हीट वेव्स ही होता है। मतलब यूँ कहिए कि IR होता है। इसलिए IR डायरेक्टली सन में से आते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा IR कहाँ से बनते हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो IR बनते हैं, उन IRs को CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और उनकी वजह से आपके अराउंड में एटमॉस्फेयर में हीट मेंटेन रहती है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा MCQ ये पूछा जाता है, आई थिंक बायोलॉजी में ये कंसेप्ट भी आता है कि किस तरह से वेवलेंथ अरेंज होती है। तो अगर आपको कोई MCQ भी पूछा जाता है कि सन में से आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ λI है और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की वेवलेंथ λR है, तो कौन लॉन्गर होगा, कौन शॉर्टर होगा, आपके सामने आंसर है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगेन फिर से वही क्वेश्चन आया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो किन के पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होगा, मैक्स एनर्जी, या तो यू कहिए मैक्स फ्रीक्वेंसी। कहाँ पे आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ से, एक्सरे गामा। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किन की होगी, गामा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, to keep the Earth's atmosphere warm in the greenhouse effect। अगेन वही क्वेश्चन आया जो कि हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल। तो कौन से रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंफ्रारेड वेव्स, या तो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो क्या होगा, हीट वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूमिंग दैट द ह्यूमन बॉडी एमिट्स रेडिएशन। अगर हम यू कंसीडर करें कि ह्यूमन बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सिंपल सी बात है कि जो लिविंग बॉडीज है, वो लिविंग बॉडीज किसे एमिट करती है, हीट वेव्स को।
और हीट वेव्स का दूसरा नाम क्या है? इंफ्रारेड। मतलब कि अगर हम हमारी बॉडी को एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन समझे या तो एमिटर ऑफ रेडिएशन समझे, तो हम कौन से रेडिएशन को एमिट करेंगे? इंफ्रारेड को एमिट करेंगे, जिनका दूसरा नाम क्या है? हीट वेव्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच होगा? नॉट विजिबल सिंस द एमिटेड रेडिएशन इज इन अल्ट्रावायोलेट। नहीं, अल्ट्रावायोलेट रीजियन में नहीं है। द एमिटेड रेडिएशन फॉल्स इनटू द इंफ्रारेड रीजियन। यस, ये इंफ्रारेड रीजियन में बिलोंग होगा। रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन इज एमिटेड इन समर एंड एब्जॉर्ब इन विंटर। नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। जो कुछ भी होगा वो एक ही साइड में इवेंट होगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से डे या तो नाइट का सेपरेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कौन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? हीट रेज है, अभी मैंने कहा था हीट रेज मतलब क्या है? इंफ्रारेड। दूसरा एक्स रेज, वो भी है। गामा रेज, वो भी है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है बीटा रेज। तो बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बीटा रेज क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ? पार्टिकल। तो वो कोई रेडिएशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बीटा रेज, जो कि रेडिएशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बडा वी, लैम्बडा एक्स, लैम्बडा एम डिनोट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरेज एंड माइक्रोवेव। मतलब कि ये V फॉर विजिबल, X फॉर एक्सरेज एंड M फॉर माइक्रोवेव्स। तो आपको क्या करना है? देन द ऑर्डर इज, कौन सा ऑर्डर है? यहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो क्या है? मैक्सिमम है, और राइट में जो लिखा हुआ है वो क्या है? मिनिमम है। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों को अरेंज करें तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किन की होगी? यहाँ पे हम लिखते हैं लॉन्गर, और यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्टर। तो लॉन्गर वेवलेंथ किन के पास बनकर आएगी? लैम्बडा माइक्रोवेव। देन आफ्टर उनसे शॉर्टर किन की होगी? लैम्बडा विजिबल, और उनसे भी शॉर्टर किन की होगी? लैम्बडा एक्सरे। कौन सा ऑर्डर इनके साथ मैच होगा? MVX, MVX, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electromagnetic wave has an energy of the order of 15 kilo electron volt. Which part of the spectrum is this a member of? तो मैंने आगे भी आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी टर्म में बताया था कि अगर किसी की भी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या रहेगा? एक्स रेज। लेकिन अगर बात आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा? गामा रेज। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वैल्यूएशन नोट करवा देता हूँ ताकि आपको बेनिफिशियरी रहे। इस चैप्टर में काम ना आए तो आपका 12th का जो चैप्टर नंबर 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उनमें तो आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन, उनकी एनर्जी किन में बिलोंग होती है? एनर्जी किन में बिलोंग होगी? उनकी एनर्जी होगी कुछ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। अगर हम ये बात करें कि किन के लिए कितनी होगी, तो 1.5 किन के साथ बिलोंग करेगी? रेड, और 3.4 किन के लिए है? वायोलेट। ये आपका विजिबल रेडिएशन की एनर्जी का बेल्ट है। उनके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रावायोलेट की। तो बट ऑब्वियस है कि विजिबल के राइट में क्या आएगा? अल्ट्रावायोलेट। तो उनकी एनर्जी 3.4 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उनकी एनर्जी है सम 10 EV टू 100 EV। अल्ट्रावायोलेट की एनर्जी किन के बीच में रहेगी? 10 EV से लेकर 100 EV के बीच में रहेगी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्स रेज के बारे में, तो एक्स रेज की एनर्जी किन के बीच में रहेगी? एक्सरे की एनर्जी रहेगी समथिंग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻³ EV। उसी तरह से हमने किन के बारे में आगे भी लिखा था? गामा रेज के बारे में। तो गामा रेज की एनर्जी कहाँ पे बिलोंग होगी? गामा रेज की एनर्जी रहेगी 10⁻6 EV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी एनर्जीज के ऊपर से आपको कई सारे क्वेश्चन खास करके चैप्टर नंबर 11 में से पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम उस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने जो लिखवाया है उसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए
तो यहाँ पे इस पोर्शन के एमसीक्यूज को हम करते हैं ख़त्म। और आपके सामने एक अच्छा सा एमसीक्यू है, व्हेन चार्ज एक्सेलरेट इन द वायर इट एमिटेड रेडियो वेव्स, ओनली इलेक्ट्रिक वेव्स, एनी ईएम वेव्स, ओनली मैग्नेटिक वेव्स। इस एमसीक्यू का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और कितने बच्चे इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। जिनका आंसर सही होगा उनके आंसर को मैं लाइक साइन दे दूंगा, ताकि सभी को पता चल जाएगी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे लर्न फिजिक्स बाय जयदीप रासड़िया सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप लर्न फिजिक्स बाय जयदीप रासड़िया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में से आपको कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। उन मटेरियल्स में एग्ज़ाम पेपर्स होंगे, एग्ज़ाम पेपर्स, उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। नीट एग्जामिनेशन के पेपर्स मिलेंगे 2013 से लेकर 2023 तक के। आपको अगर टेलीग्राम में जुड़ना है तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से अलग अलग वीडियोस को आपको देखना है तो एप्लीकेशन के ऊपर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, आप चाहे तो उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट और मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।